हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट छत्तीसगढ़ एग्जाम्स में। मेरा नाम है प्रभा और आज हम लोग मेगा टेस्ट के इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा 4th नंबर का यह सीरीज होने वाला 100 प्रश्न का हमारा यह सीरीज चल रहा है, जिसमें हम नए पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से उस वीडियो को वॉच करेंगे, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 100 प्रश्न का यह सेट है, बारी बारी से आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जितने भी लोग मंडी उप निरीक्षक असिस्टेंट ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही परिवहन और फायरमैन वालों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें छत्तीसगढ़ जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी विषय को शामिल किया है। ठीक है, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सही जोड़ी मिलान करना है। सूची 1 में आपको शब्द दिए गए हैं, सूची 2 में समास के भेद दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो पहले नंबर में दिया गया है पीतांबर। पीतांबर किस प्रकार का समास है? पीला है अंबर जिसका, यानी कि कर्मधारय समास। पहले का हो जाएगा बी। ठीक है, देखो पीतांबर यहाँ पे कर्मधारय समास ज्यादा सुटेबल होता है, लेकिन यह बहुव्रीहि के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, बहुव्रीहि के अंतर्गत क्यों आता है? पीला है अंबर जिसका, पीला अंबर यानी कि पीला कपड़ा कौन पहनते हैं? भगवान विष्णु जी। तो यह बहुव्रीहि के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, हम लोग फिलहाल ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे सप्त सागर, सप्त मतलब क्या होता है? 7 होता है। और जहां पर भी आपको नंबर वाले शब्द दिख जाए, शब्द के स्टार्टिंग में जहां पर भी आपको नंबर दिखे, जैसे कि चौराहा, नौ रत्न, तो ये 9 मतलब क्या है? 9 मतलब 9 है। चौ मतलब क्या है? चौ मतलब 4 है। तो जितने भी आपके शब्द हैं जिसके स्टार्टिंग में नंबर दिख जाए आपको, वह हमेशा याद रखेंगे द्विगु समास होता है। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा क्या? दूसरे का हो जाएगा पहला, पहले का था बी। आजीवन, आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर, और ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। तीसरे का हो जाएगा सी। और त्रिलोचन, त्रिलोचन यहाँ पे आप देखेंगे, त्रि मतलब क्या होता है? 3, लोचन मतलब होता है नयन यानी कि आंख। 3 आंख वाला कौन है? 3 आंख वाला होते हैं भगवान शिव जी। यानी कि ये जो 2 शब्द मिलकर त्रि और लोचन मिलकर के किसी तीसरे अर्थ को यानी कि भगवान शिव को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, तो चौथे का हो जाएगा डी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रि, त्रि मतलब क्या है? नंबर दिख रहा है, लोचन मतलब आंख दिख रहा है। तो यह एक प्रकार से द्विगु समास का भी उदाहरण हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर आंसर जो व्यापम लेता है इसको बहुव्रीहि के अंतर्गत रखता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पे पीतांबर को आपको हमेशा कर्मधारय के अंतर्गत रखना है और त्रिलोचन को बहुव्रीहि के अंतर्गत रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सेकंड नंबर का प्रश्न आपको दिया है, विलोम शब्द जो है उसको मिलान करना है आपको। तो देखो क्षीण, क्षीण का अर्थ क्या होता है? कमजोर, यानी कि जो जल्दी से क्षय या नष्ट होने वाला होता है उसको क्षीण कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो हष्ट पुष्ट रहेगा यानी कि स्वस्थ रहेगा, वह इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा सी। समझ में आ गया? शाश्वत, शाश्वत का अर्थ क्या होता है? शाश्वत का अर्थ होता है परमानेंट। ठीक है, परमानेंट जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शाश्वत का अपोजिट हो जाएगा क्षणिक। क्षणिक का अर्थ होता है कुछ पल के लिए। ठीक है, क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए, ये होता है क्षणिक। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा डी। आडंबर, आडंबर का अर्थ क्या होता है? दिखावा करना। किसी चीज का आडंबर करना मतलब बहुत अधिक दिखावा करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सादगी, यानी कि सिंपल रहना, जो चीज है जैसा है वैसा ही दिखना। तो थर्ड का हो जाएगा बी। और परोक्ष, परोक्ष क्या होता है? पीठ पीछे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आमने सामने। तो चौथे का हो जाएगा पहला। तो सी डी बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? तो भले ही आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है कि कठिन लग रहा है, वो तो आप जानेंगे, आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिर से मिलान वाले प्रश्न दिए हैं, कारक एवं
विभक्ति का। सूची 1 में वाक्यांश दिए गए हैं, सूची 2 में उसके कारक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके रख लेंगे, इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो देखो पहले में आपको दिया है राम ने पत्र लिखा, यह कौन से कारक इसमें छुपा हुआ है ये बताना है आपको। तो देखिए राम ने पत्र लिखा, यहाँ पे कारक कौन सा दिख रहा है आपको, ने कारक दिख रहा है। और मैंने आपको क्लास वाली वीडियो में बार बार बताया है आपको क्या होता है, 8 प्रकार के हमारे हिंदी में कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये वाला आपने पढ़ा ही होगा। तो ने किस में आता है, कर्ता ने किस में आ रहा है, कर्ता यहाँ पे कारक है। ठीक है, तो कर्ता ने यानी कि कर्ता कारक का ये उदाहरण है। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा, ने दिया है इसलिए यह कर्ता कारक का उदाहरण है कि पहले का हो जाएगा सी। ओके, वृक्ष से फल गिरा, वृक्ष से फल क्या हुआ है, गिरा है। और जब भी अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। कौन सा होता है, अपादान कारक। देखो यहाँ पे से यहाँ पे दिया है कारक, तो यह संबंध कारक भी होता है, ध्यान देंगे संबंध कारक भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब अलग होने का भाव प्रकट हो तब यहाँ पे अपादान कारक होता है। यानी कि वृक्ष से फल गिर रहा है, यानी कि वृक्ष और फल क्या हो रहा है, अलग अलग हो गए हैं। तो जब भी अलग होने का भाव प्रकट हो वहां पे अपादान कारक होता है। क्लियर है। थर्ड में आपको दिया है वह घर में बैठा है, में कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा संप्रदान को, के लिए अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, हरे ओ क्या आता है, अधिकरण। अधिकरण कारक का उदाहरण है, यानी कि तीसरे का हो जाएगा बी। क्लियर है। और चौथे में दिया है मोहन को बुलाओ, को जो है वह कौन सा कारक होता है, तो कर्ता ने कर्म को होता है। तो को कौन सा कारक हो गया, को आपका कर्म कारक हो गया। तो चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा डी। पूरा पूरा आंसर क्या बन गया, सी ए बी डी, यानी कि इस प्रकार का ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए में। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये कारक वाले से आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से इस टॉपिक को देख करके आप लोग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है शुद्ध वर्तनी का, आपको निम्न में से शुद्ध कौन सा है ये पहचानना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपने देखा ही होगा, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें से एक न एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो निम्न में से शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा। यहाँ पे ध्यान देंगे षटकोण का श होता है, शक्कर का सा नहीं होता है। यहाँ पर भी शक्कर का सा दे दिए, दोनों सेम दे दिया है। अभिलाषा भी नहीं होता है, क्या होता है, अभिलाषा होता है। षटकोण का सा होता है और भी में छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलान करना है आपको फिर से तत्सम और तद्भव शब्द का। सूची 1 में आपको तत्सम शब्द दिए हैं, सूची 2 में तद्भव शब्द दिए हैं। तत्सम शब्द होते क्या हैं, संस्कृत भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव शब्द जो कि हिंदी भाषा में होते हैं, संस्कृत से उठ करके हिंदी में आए रहते हैं, उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखो पहले में दिया है नयन, नयन जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, नयन का अर्थ होता है नैन। ठीक है, पहले का हो जाएगा डी। ओके, अश्रु, अश्रु का अर्थ क्या होता है, अश्रु का अर्थ होता है आंसू। ठीक है, आंख से आंसू आना, तो दूसरे का हो जाएगा ए। दंत, दंत का अर्थ तो आप सभी को पता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी दांत होता है, सी का हो जाएगा तीसरा। और अक्षी, अक्षी का अर्थ क्या होता है, ये बहुत ही रिपीट होने वाला प्रश्न है, अक्षी का अर्थ होता है आंख। ठीक है, तो चौथे का हो जाएगा बी। इस प्रकार से ऑप्शन हमको कहाँ पे दिया है, डी ए सी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस टॉपिक से भी आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, यदि वह समय पर आता तो मैं उससे मिलता। ये वाक्य आपको दिया है और वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य का प्रकार जो है कौन सा है ये आपको बताना है। ये वाक्य दिया है, इसमें एक मेन वाक्य है और एक उपवाक्य है, तो उपवाक्य का प्रकार क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, यदि वह समय पर आता तो मैं उससे मिलता, यानी कि मिलना जो है, मैं उससे मिलने जाता, ये आपका क्या है, मेन वाक्य है। और उपवाक्य इसमें क्या छुपा है, यदि वह समय पर आता, यानी कि यह इसमें एक प्रकार से कंडीशन छुपा है। ठीक है, मैं उससे मिलने गया था लेकिन वह समय पर आएगा तभी ना मैं उससे मिल पाऊंगा। ठीक है, ये उसका कहने का मतलब है। तो यह एक प्रकार से कंडीशन को बता रहा है, यानी कि शर्त को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी उपवाक्य का प्रकार क्या है, शर्त वाचक है। क्लियर हो गया। आपको अगला प्रश्न दिया गया है फिर
क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पे देखिए गगन, यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उसका आपको मिलान करना रहेगा। गगन का पर्यायवाची क्या होता है? गगन का पर्यायवाची होता है आकाश, ठीक है। आकाश, आसमान, नभ, अंबर, व्योम और अंतरिक्ष सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सागर का पर्यायवाची शब्द होता है समुद्र, ठीक है। समुद्र, जलधि, उदधि, पयोधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिनिधि, नीर, निर्परा या वार या अर्णव, ये सारे क्या है? समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक ना एक प्रश्न बनता है। पवन, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पवन यानी कि होता है हवा, और इसी को बोलते हैं समीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो वायु, हवा, समीर, अनिल, वातमारु, बयार और समीरन, यह सारे पवन के पर्यायवाची शब्द है। विद्युत के पर्यायवाची शब्द होते हैं बिजली, ठीक है। बिजली तो आप सभी को पता है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द और कौन कौन सा होता है? बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा और घन वल्ली, ये सारे क्या है? बिजली के पर्यायवाची शब्द है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये चारों जो शब्द दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें के जो पर्यायवाची शब्द जो मैंने अभी आपको लिख करके बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले का पहला देखा था, यानी कि पहले का पहला सागर का देखा था, दूसरे का सी देखा था, पवन का देखा था हमने समीर, तो तीसरे का हो जाएगा बी, और विद्युत का पर्यायवाची हमने डी को देखा था, चौथे का हो जाएगा डी। ए सी बी डी, ए सी बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गए? तो चलिए फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, दिग्गज का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये आपको बताना है। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दिक् धन गज होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे दिक में यहाँ पे क होता है और नीचे एक हलंत होता है, ठीक है। और गज सेकंड शब्द में क्या आता है? गज होता है। तो ध्यान से आप लोग इस प्रश्न का आंसर लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड को भी देखिए, यहाँ पे दिग दिया है, ठीक है, ग दे दिया है और ग के नीचे हलंत दे दिया, तो ग के नीचे हलंत नहीं होता, क होता है और क के नीचे हलंत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह कौन सी संधि का उदाहरण है? तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। दिक धन गज, जहां पर भी आपको हलंत दिख जाए वह आपके व्यंजन संधि का उदाहरण होते हैं, जैसे कि दिग्गज हो गया, दिगंबर हो गया, सदाचार हो गया, जगन्नाथ हो गया, तदुपरांत हो गया, सारे क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, नाक कटना का अर्थ क्या है? अब यह तो बहुत ही आम भाषा में उपयोग होने वाला सेंटेंस है। तो नाक कटने का अर्थ क्या होता है? अपमानित होना। ऑप्शन नंबर ए, मेरी नाक कट गई, इसका मतलब क्या है? मैं अपमानित हो गया, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो अगला वीडियो का मेरा टॉपिक ही यही होने वाला है, टॉप 100 जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसका मैं आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियां हिंदी भाषा की करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो जरूर से आप लोग वीडियो को वॉच करेंगे। इंग्लिश ग्रामर की मैंने आइडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में यह टॉपिक जो है इसमें से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। अगर आपने एग्जाम दिया हो तो आपको पता भी होगा, तो जरूर से आप लोग वीडियो को वॉच करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो चलिए पहचानते हैं फिर। कथन नंबर 1 दिया है, वह कल, यहां तक तो ठीक है, बाजार, यहां तक भी ठीक है, गए था। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, गए, गए शब्द को हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमको बहुवचन में बात करना हो तब गए शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वे कल बाजार गए थे, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो दिया है, कर्ता जो हमको दिया गया है वह सिंगुलर में यानी कि एक वचन में दिया है। अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो हम क्रिया को यहाँ पे बहुवचन में नहीं रख सकते, ठीक है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। सेकंड में आपको दिया है, वह कल बाजार, यहां तक तो सही है, चलो, गया थी, वह कल बाजार गया। अब देखो यहाँ पे, यहां तक तो ठीक है कि एक क्वेश्चन में बात हो रहा है, गया मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है, लेकिन गया क्या है आपका? गया आपका पुल्लिंग की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे थी क्या दर्शा रहा है? थी आपका
इस स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, तो भाई हम क्रिया को पुल्लिंग में रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्त्रीलिंग में रखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वह कल बाजार गया था ऐसा होना चाहिए था, या तो वह कल बाजार गई थी ऐसा होना चाहिए था। दोनों में से कोई भी नहीं दिया, इसलिए यहाँ भी हमारा गलत हो गया। सभी ऑप्शंस को मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रही हूँ, जिससे अगर इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं तो आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 3 आपको दिया है, वह कल बाजार गया था। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर है, ठीक है, पुल्लिंग है, यहाँ तक भी ठीक है। गया था ये आपका पुल्लिंग में था, यानी कि बिल्कुल सही कथन दिया गया है। चौथे को भी देख लेते हैं एक बार, वह कल बाजार गया थी। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो थी में बिंदी लगा हुआ है। क्या लगा है? बिंदी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, है होता है एक और एक है होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें बिंदी लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है, यानी कि यहाँ है जो है एक वचन का है, ये वाला है जो है बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक और प्रश्न दिया गया है आपको हिंदी व्याकरण का। वैसे तो ये अलंकार का प्रश्न है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी अलंकार से भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। चंदन सा बदन में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पहचानने का बेस्ट ट्रिक क्या होता है? देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सा, ठीक है। जहां पर भी आपको सेंटेंस यानी कि वाक्य में सा, ज्यों, त्यों इस प्रकार के शब्द दिख जाए, वहां पे हमेशा उपमा अलंकार होता है। उपमा मतलब क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है तुलना। यहाँ पे तुलना किस चीज की हो रही है? चंदन सा बदन, यानी कि शरीर की तुलना की जा रही है चंदन से, ठीक है। तो जहां पर भी तुलना दिख जाए वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी वीडियो अलग से लेकर के आ जाऊंगी, ठीक है। चलिए कंप्यूटर के आप प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, निम्न में से कौन सा कथन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आरटीओएस के संदर्भ में सही है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखो, मान लो इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है आपको, तो भी आप इस प्रश्न का आंसर कैसे लगाएंगे? देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ट्रिक से। रियल टाइम, रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, और टाइम का अर्थ तो आप सभी को पता है समय, ठीक है। रियल टाइम तो आपको पता है वास्तविक समय से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसका आंसर इसमें से खोजने की कोशिश करते हैं। पहले में दिया है, यह केवल मल्टी यूजर सिस्टम में कार्य करता है, ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं इस वाक्य में, और इस वाक्य में क्या बोल रहे हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो क्या दोनों कथन मैच हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता। जहां पे बहुत सारे उपयोगकर्ता कार्य करता है उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यह तो हमारा इसके संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। सेकंड में दिया है, चलो सेकंड को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, थर्ड को देख लेते हैं, ठीक है। यह केवल बैच प्रोसेसिंग में होता है। बैच प्रोसेसिंग किसमें होता है? बैच प्रोसेसिंग होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। और डी में आपको दिया है, इसमें शेड्यूलिंग की आवश्यकता नहीं होती, तो यह गलत है। शेड्यूलिंग का अर्थ क्या होता है? शेड्यूल का मतलब क्या होता है? किसी फिक्स टाइम के लिए हमको उसको शेड्यूल यानी कि प्रोग्राम को तय कर देना, ठीक है। तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें प्रतिक्रिया समय जो है निश्चित होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया क्या होती है? निश्चित समय के लिए होती है, इसीलिए इसको रियल टाइम कहते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया निश्चित समय यानी कि डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है। शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है, इसमें यहाँ पे नहीं होती है बोल दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको समझ समझ के आंसर लगाना रहेगा। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैसे आंसर लगाना है। जिस भी भाषा में आपको समझ में आता है वैसे ही आपको आंसर लगाना रहेगा। देखो, सही जोड़ी मिलाव वाले प्रश्न आपको यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, ठीक है। सूची 1 में आपको कंप्यूटर की पीढ़ियां दी गई है, सूची 2 में उसकी तकनीक दिए गए हैं। आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा कंप्यूटर जो है किस तकनीक पे कार्य करता है। तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये बहुत इजी हो गया, पहले का हो गया बी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना चालू हो गया था, तो सेकेंड का हो जाएगा डी, ठीक है। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में क्या हुआ था? तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो गया था, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा ए। और चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, बड़े बड़े माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना चालू हो गया था, तो चौथी का हो जाएगा सी। तो बी डी ए सी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर
BDAC, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग के पीठी से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है मेमोरी टाइप। यहाँ पे आपको मेमोरी के प्रकार दिए गए हैं सूची 1 में, सूची 2 में उसकी विशेषता दी गई है। पहले में आपको दिया है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का अर्थ क्या होता है? रुका हुआ या फिर परमानेंट। ठीक है, तो जहां पे कैच मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाता है उसको एस रैम कहते हैं। तो ए का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा बी। ठीक है, डी रैम। डी का अर्थ क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक का अर्थ होता क्या है? डायनेमिक का अर्थ होता है बदलता हुआ, परिवर्तित होता हुआ। ठीक है, तो इसमें डेटा जो है हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकेंड का हो जाएगा सी। और रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। बहुत पूछता है एग्जाम में। रीड ओनली मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, फर्मवेयर स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या, स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें डेटा जो है परमानेंटली स्टोर हो जाता है, इसीलिए इसको स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जो बिजली जाने पर भी इसमें डेटा जो है नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ भी बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है। और कैच मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, हाई स्पीड बफर के रूप में यह कार्य करती है। ठीक है, तो थर्ड का था पहला और चौथे का था डी। तो BCAD इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? तो एस रैम, डी रैम, रोम, कैच, रैम सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसको आप लोग स्टार मार्क करके रख लेंगे, इसमें से व्यापम एक ना एक प्रश्न पूछता है OSI मॉडल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ OSI मॉडल के बारे में। देखो, OSI मॉडल जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यह एक वैचारिक ढांचा है जो कंप्यूटर नेटवर्क संचार को 7 अलग अलग परतों में विभाजित करता है। और यही परतों के बारे में व्यापम अक्सर प्रश्न पूछता है कि कौन से लेयर में कौन से परत पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 7 लेयर होते हैं, जिसमें 7वां लेयर कौन सा होता है? एप्लीकेशन लेयर होता है। 6वां लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर। 5वां होता है सेशन लेयर। चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरा होता है नेटवर्क लेयर। दूसरा होता है डेटा लिंक लेयर। और पहले नंबर पे आता है फिजिकल लेयर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ऊपर में होता है आपका 7वां लेयर और नीचे में होता है आपका पहला लेयर। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे से ऊपर जाता है, तो ध्यान से आपको देखना है प्रश्न कैसे पूछता है इसमें। कि मान लो की बात है 5वें लेयर की बात हो रही है, तो OSI मॉडल के 5वें लेयर में कौन सा लेयर पाया जाता है उसका नाम बताइए। प्रश्न बहुत पूछता है व्यापम। ठीक है, तो 5वें में कौन सा पाया जाता है? सेशन लेयर पाया जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि कौन से लेयर में पाया जाता है? चौथे लेयर में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सभी लेयर के अपने अपने मुख्य कार्य होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ना, जैसे आप अपने मान लो पापा को मैसेज भेज रहे हो, तो पापा को आपने जो भी मैसेज भेजा है, मान लो आपने पापा से 10,000 रुपए मांगे हैं कि पापा मुझे फीस के लिए 10,000 रुपए चाहिए, तो जितना भी मैसेज आपने लिखा है वह केवल और केवल क्या कर सकता है? पापा ही रीड कर सकते हैं। बीच का यहाँ पे जो माध्यम होगा वह रीड नहीं कर सकता। उनको यह जो आपने जो टेक्स्ट मैसेज लिखा है वह कोड के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जो भी आपने लिखा कि पापा मुझे 10,000 रुपए चाहिए, यह उनको कोड के रूप में दिखाई देता है। 1 2 3 हैशटैग कुछ भी आपको कोड के रूप में दिखाई देगा उनको। ठीक है, तो ये मैसेज केवल पापा ही रीड कर सकते हैं, पापा और आपके मोबाइल में यह बस दिख सकता है। इसी को बोलते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, मिलान करना है आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस का। सूची 1 में आपको डिवाइस दिए गए हैं, सूची 2 में उसके कार्य दिए गए हैं। यह है आपका प्रश्न। ऐसा पहले में दिया है राउटर। राउटर क्या होता है? यह पैकेट फॉरवर्डिंग का कार्य करता है, जो कि नेटवर्क लेयर में स्थित होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, नेटवर्क लेयर में स्थित होता है पैकेट फॉरवर्डिंग। यानी कि एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि नेटवर्क लेयर का कार्य क्या होता है? तो पैकेट फॉरवर्डिंग करना नेटवर्क लेयर का कार्य होता है। नेटवर्क लेयर जो होता है कौन से लेयर में स्थित होता है? नेटवर्क होता है आपका तीसरे लेयर में। ठीक है,
तो पहले का हो जाएगा बी। सेकंड में आपको दिया है स्विच। स्विच का कार्य क्या है? मैक एड्रेस आधारित स्विचिंग, यानी कि सेकंड का हो जाएगा सी। और रिपीटर का कार्य क्या होता है? सिग्नल रीजनरेशन। ठीक है, ये होता है रिपीटर का कार्य, सिग्नल को रीजनरेट करना। तो तीसरे का हो जाएगा पहला। और गेटवे का कार्य क्या होता है? प्रोटोकॉल कन्वर्जन। गेटवे यूज करते हैं ना, क्यों करते हैं? ताकि प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कर सके। डी का हो जाएगा, सॉरी चौथे का हो जाएगा डी। तो बी सी ए डी, इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया है? बी सी ए डी। फिर से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। क्लियर है? अगला प्रश्न है डेटाबेस यानी कि नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, डेटा एनोमलीज को कम करना। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से एक ना एक प्रश्न इसमें से भी बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये जो आपने शब्द दिखे हैं फिश, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, इसमें से एक ना एक प्रश्न आपने एग्जाम में देखा ही होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या क्या है ये आपको खोजना है इसमें से। तो यहाँ पे चलो खोजते हैं। फिर पहले में दिया है फिशिंग। फिशिंग का अर्थ क्या है, इनमें से आपको चुनना है। तो देखो फिशिंग क्या होता है? नकली ईमेल मैसेजेस भेज करके जानकारी प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। जैसे कि हमको स्पैम मैसेजेस आते हैं ना, तो उस पर हमको क्लिक नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि वह एक प्रकार का फिशिंग होता है, यानी कि साइबर अटैक होता है जो कि हमारे पर्सनल डेटा को हैक करने के लिए होता है। ठीक है, तो यही फिशिंग कहलाता है। पहले का हो जाएगा सी। ओके, ट्रोजन क्या करता है? ट्रोजन आपका एक प्रकार का हानिकारक वायरस होता है जो कि अपना प्रति यानी कि अपना कॉपी बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैलिशियस प्रोग्राम्स डिस्टिंग्विश एज लेजिटिमेट्स। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा बी। और रैंसमवेयर क्या होता है? देखो रैंसम का अर्थ होता है रिश्वत लेना, और रैंसमवेयर का अर्थ क्या होता है? डेटा एनक्रिप्शन फॉर रैंसम, डेटा को चुरा लेना, किस लिए? रिश्वत मांगने के लिए। ये भी एक प्रकार का वायरस होता है। तो तीसरे का हो जाएगा ए। और स्पाईवेयर, स्पाई का अर्थ क्या होता है? स्पाई का अर्थ होता है जासूस, और स्पाईवेयर मतलब क्या है? जासूसी करने वाला प्रोग्राम। तो यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग, यानी कि यूजर की एक्टिविटी में मॉनिटर करता है, यानी कि देख रेख करता है। कौन? स्पाईवेयर। चौथे का हो जाएगा डी। तो सी बी ए डी, इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है? ये फिशिंग वाले और ट्रोजन हॉर्स से भी प्रश्न बनते हैं। इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो IaaS का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन्स। IaaS का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन। ठीक है, 9th नंबर का प्रश्न में फिर से आपको कूट और मिलान वाले प्रश्न दिए गए हैं प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले में दिया है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो HTTP जो है कौन से पोर्ट नंबर में पाया जाता है? तो यह 80 नंबर के पोर्ट में पाया जाता है। पहले का हो जाएगा डी। ठीक है, FTP जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह आपके 21 नंबर के पोर्ट नंबर में पाया जाता है, यानी कि सेकंड का हो जाएगा सी। HTTPS, ध्यान देंगे यहाँ पे एस नहीं था, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का अर्थ क्या होता है? सिक्योर। ये एस का मीनिंग भी पूछता है। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा? कौन से पोर्ट में पाया जाता है यह? तो यह 443 नंबर के पोर्ट में पाया जाता है। तो थर्ड का हो जाएगा बी। और SMTP जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथे नंबर का हो जाएगा SMTP जो है 25वें नंबर के पोर्ट में पाया जाता है। तो DCBA यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म वाले वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो वह वीडियो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स चेक करना, वहां पे मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या आप लोग अपने से भी खोज करके देख सकते हैं। ठीक है, सभी की सभी वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड है। सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपको छांटना रहेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो देखो पहले में दिया है स्टार
टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है आप सभी को पता है, आप सभी ने स्टार तो देखा ही होगा। कैसे बनाते हैं हम लोग स्टार को? इस प्रकार का बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी भी कुछ इसी प्रकार का होता है। यहाँ पे सेंट्रल में एक मेन हब होता है, इससे जुड़े जुड़े छोटे छोटे और हब ऐड रहते हैं। यही क्या होता है आपका स्टार टोपोलॉजी होता है, यानी कि सेंट्रल हब आधारित होता है। बीच में एक सेंट्रल हब होता है, जो मेन हब होता है उसी को सेंट्रल हब कहते हैं। इससे कनेक्टेड बहुत सारे सब हब होते हैं, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा पहला। बस टोपोलॉजी क्या होता है? सिंगल बैकबोन केबल। अब बस भी आप सभी ने देखा है, बस कैसे रहता है? ये एकदम सीधे सीधे रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, बैकबोन केबल पे या टिका रहता है, यानी कि सिंगल बैकबोन केबल होता है। तो बस का क्या हो जाएगा? सिंगल बैकबोन केबल, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। और रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग भी आप सभी ने देखा है, रिंग कैसे होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हब यहाँ पे रहेगा, दूसरा हब यहाँ पे रहेगा, तीसरा हब यहाँ पे, चौथा हब यहाँ पे, ऐसा एक रिंग यानी कि सर्कल की तरह यह जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, सर्कुलर कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। थर्ड का हो जाएगा सी। और मैश टोपोलॉजी क्या होता है? अब देखो, अगर आपको मैश टोपोलॉजी के बारे में नहीं पता तो मैश मतलब क्या होता है? कहीं से भी किसी का भी कनेक्शन ऐड करना। ये इसका इधर इधर इधर, ऐसा जैसे पासवर्ड में कई लोग लगाते हैं ना, मोबाइल के पासवर्ड में कैसे लगाते हैं? इधर उधर 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 करके इतना लॉक करके रखते हैं अपने मोबाइल को। तो यही क्या होता है? मैश होता है, ठीक है। तो मैश का अर्थ क्या होता है? मल्टीपल रिडंडेंट पाथ, ठीक है। बहुत सारे पाथ होते हैं इसके। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है? टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के आप प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि एरर डिटेक्शन से दिया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग द एरर। कौन से पार्ट में एरर है ये आपको छांटना है। अच्छा, आप लोग अभी तक आंसर अपना काउंट कर रहे होंगे, तो कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं यह मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और कौन से प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है यह भी मुझे जरूर से कमेंट कर देंगे। और कौन से टॉपिक है जिसका आपको और प्रश्न चाहिए उसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, तो यहाँ भी मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। यानी कि आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है उसका पर्टिकुलर मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगी, तो कमेंट करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। और अभी तक आकर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत लाइक करेंगे, ओके। तो देखो कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे पहले से स्टार्ट करते हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है क्योंकि नाइदर के साथ में यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे इसका सिंटेक्स कैसे बनता है? नाइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना हो करके क्या लगता है? नाइदर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है। और नाइदर क्या है आपका? नाइदर आपका सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब को भी हमको सिंगुलर में यूज करना पड़ेगा। और हैव क्या है हमारा? हैव हमारा प्लूरल है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव होता है। तो सिंगुलर हमको यूज करना है क्योंकि नाइदर के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हमारा एरर किस पार्ट में है? नाइदर ऑफ द बॉयज तो सही है। हैज कंप्लीटेड क्या होगा इसके स्थान पे? हैज कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, ये तो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? नाइदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का आपको यूज करना रहेगा। क्लियर हो गया? तो फिर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक, खाली स्थान में क्या आएगा आपको बताना है। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन क्या हो गई? ट्रेन चली गई। यानी कि दोनों ही सेंटेंस में यहाँ पे क्या हो रहा है? पास्ट टेंस का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अब तुरंत की बात तो नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन चली गई थी, ये आपको पास्ट टेंस का जिक्र करवा रहा है, ठीक है। और जब भी आपको दो सेंटेंस दिया हो, दोनों जो है पास्ट टेंस में दिया हो और दोनों को कनेक्ट करना हो, तब इस केस में क्या करते हैं? पहला सेंटेंस को हमेशा सिंपल पास्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस को हमेशा पास्ट परफेक्ट के रूप में बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पे रीच्ड दिया हुआ है, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस का उदाहरण है, ठीक है। और द ट्रेन यहाँ पे आपको क्या लगाना रहेगा? पास्ट परफेक्ट लगाना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कौन सा है? लेफ्ट तो नहीं होगा। हैज लेफ्ट तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा है,
लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखिए, हेड किस में आता है, हेड आपका पास्ट परफेक्ट में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, ये आपका ग्रामर का रूल होता है, जब भी दो सेंटेंस जो कि पास्ट टेंस वाले हो उसको कनेक्ट करना हो तो पहले सेंटेंस को हमेशा सिंपल पास्ट के रूप में रखते हैं और सेकेंड सेंटेंस को हमेशा पास्ट परफेक्ट के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए हेड हमारा पास्ट था तो हमने हेड लेफ्ट को आंसर लिया, ठीक है। हैज लेफ्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट का उदाहरण है। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे भी आपको कूट और मिलान वाले प्रश्न दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है। आपका ऑप्शन ऐसे नीचे दिए गए हैं, ठीक है, ये है ऐसा। तो क्विकली, क्विकली क्या है ये आपको छांटना है। क्विकली क्या होता है, क्विकली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी जो होता है वह किसकी विशेषता बताता है, यह आपके कार्य की विशेषता बताता है। जैसे कि जल्दी जल्दी खाना खाना, जल्दी जल्दी दौड़ना, जल्दी जल्दी भागना, यह आपके कार्य की विशेषता बताता है। और कार्य की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं, उसी को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सी, ठीक है, पहले का सी मैंने लिख दिया। पिंकी, पिंकी आपका क्या दिया गया है, पिंकी किसी लड़की का नाम होता है, ठीक है। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि पिंकी क्या है, पिंकी आपका संज्ञा यानी कि नाउन है, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, डी है। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, और सुंदर जो होता है वह किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताती है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव, थर्ड का हो जाएगा ए, ठीक है। और डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है, डिसाइड करना मतलब कि निर्णय लेना, और निर्णय लेना क्या होता है, एक प्रकार का कार्य होता है, यानी कि चौथी का हो जाएगा बी, ठीक है, वर्ब है, यह एक क्रिया है, ठीक है। तो सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर सी डी बी ए, सॉरी सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। He is one of the best players who blank selected for the team. देखो ग्रामर के हिसाब से सिंटेक्स क्या बनता है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं फिर, he is one of the, यहाँ पे है वन ऑफ दिया है, ठीक है। द बेस्ट क्या है, यहाँ पे सुपरलेटिव को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। प्लेयर्स दिया है, प्लेयर्स क्या है आपका, बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो, यानी कि यहाँ एक प्रकार का प्लूरल सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुवचन वाले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, वॉज तो आपका एक वचन का है, बी भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, प्लूरल हमारा क्या है, वर है। समझ में आया ना, सिंटेक्स आपको याद रखना है, ये ग्रामर का फिक्स रूल आप कह सकते हैं। वन ऑफ द के साथ में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा और प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। सेंटेंस आपको दिया है, दे आर वॉचिंग द मैच, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको पहले लिख लेते हैं, द मैच दिया है, तो द मैच हमने यहाँ पे पहले लिख लिया, ठीक है। अब सेंटेंस आपका आर वॉचिंग दिया है, यानी कि यह किस टेंस का उदाहरण है, यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। तो हमको वॉइस बनाते समय ध्यान रखेंगे, वॉइस को चेंज करते समय आपको टेंस को चेंज नहीं करना है, यानी कि काल को चेंज नहीं करना है। तो द मैच यहाँ पे इसके हिसाब से द मैच आपका सिंगुलर है, इसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बिंग का यूज करना पड़ता है। तो द मैच इज बिंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, वॉच्ड हो जाता है। तो द मैच इज बिंग वॉच्ड बाई, ओके, बाई एजेंट का यूज करना पड़ेगा, और दे का क्या हो जाता है, दे का होता है them, ओके। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय them। समझ में आया ना, आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए पैसिव वॉइस में बिंग का यूज करना पड़ता है, और आर हमारा प्रेजेंट को दर्शाता है, इसलिए हमने इसका यूज किया, क्योंकि मैच हमारा सिंगुलर था इसलिए, ठीक है। और वॉच हमारा यहाँ पे मेन वर्ब था, जिसका हमको थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है, इसीलिए हमने वॉच की जगह पे वॉच्ड का यूज किया। तो इस प्रकार से ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार का ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी में, द मैच, सॉरी बी में नहीं दिया है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, तो आपको आंसर को अच्छे से लगाना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही
छोटे छोटे मिस्टेक से माइनस मार्किंग हो जाती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, शी हैज अ पैशन ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, उनको क्लासिकल म्यूजिक में पैशन यानी कि इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन का यहाँ पे केस दिख रहा है। ठीक है, तो उसको क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत ही पैशन है। पैशन के लिए आपका फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज होता है, पैशन फॉर होता है, पैशन फॉर समथिंग। ठीक है, तो पैशन फॉर समथिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा, शी हैज अ पैशन फॉर क्लासिकल म्यूजिक, शी हैज अ पैशन फॉर स्टडी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ध्यान देंगे पैशन के साथ में हमेशा फॉर प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला है। ईच ऑफ द कैंडिडेट ब्लैंक गिवन अ सर्टिफिकेट, सभी कैंडिडेट को क्या किया गया, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। तो ईच के यहाँ पे क्या है, ईच यहाँ पे प्रत्येक को दर्शा रहा है। ईच का मतलब क्या है, सभी प्रत्येक को दर्शा रहा है। तो ईच के साथ में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। ध्यान देंगे ईच के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर वर्ब होता है। ध्यान से सुनेंगे, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज गिवन अ प्राइज। ओके, ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। ओके, मेटिकुलस का आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सबसे पहले तो आपको मेटिकुलस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है, पूरी बारीकी से, एकदम बारीकी से किसी चीज को जांचना मेटिकुलस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं फिर केयरलेस का मीनिंग क्या होता है, केयरलेस का मीनिंग तो लापरवाह होता है। तो यहाँ तो इसका आंसर नहीं होगा। थोरो, थोरो को हम एक बार चेक करेंगे। पहले रेकलेस को देख लेते हैं। तो रेकलेस का अर्थ भी यहाँ पे लापरवाह होता है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का अर्थ क्या होता है, आवेगशील होता है, तो यह भी इसका आंसर नहीं हो सकता। हमारा प्रॉपर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोरो। थोरो का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से यानी कि बारीकी से जांचना, जो कि मेटिकुलस का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, एरर डिटेक्शन का फिर से आपको आ गया है। तो पहले में दिया है, हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम देन एवरीवन स्टूड अप टू ग्रीट हर। जैसे ही उसने रूम में एंटर किया, सभी क्या हो गए, खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, उसके सम्मान में, ग्रीट करना यानी क्या होता है, सम्मान करना, उसके सम्मान में खड़े हो गए थे। ठीक है, तो इसमें गलती कौन से पार्ट में है, तो देखो यहाँ पे हार्डली हैड शी, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। एंटर्ड द रूम यहाँ तक भी करेक्ट है। देन एवरीवन स्टूड अप, अब इस पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी वाले पार्ट में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि हार्डली के साथ में व्हेन का यूज होता है। क्या होता है, व्हेन का यूज होता है, देन का यूज नहीं करते हैं। ध्यान देंगे, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। हार्डली के साथ में हमेशा व्हेन का यूज होता है, कंजंक्शन के रूप में देन का प्रयोग नहीं होता है। तो पूरा पूरा हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन स्टूड अप टू ग्रीट हर, देन की जगह पे व्हेन आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपके इंग्लिश ग्रामर के भी 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताएंगे। इससे टफ प्रश्न चाहिए या इससे इजी प्रश्न चाहिए, यह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब जीके के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ और इंडिया जीके दोनों के दोनों साथ में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। सभी के प्रश्न को आपको साथ में आंसर लगाते हुए चलना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तीसरा शब्द क्या है, अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको और क्या कहते हैं, जिसको मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसमें इतने सारे संशोधन ऐड हुए हैं कि इसको अगर अलग से रखा जाए तो यह एक प्रकार का मिनी संविधान भी बन सकता है। क्लियर है। यह कब पारित हुआ था, तो यह इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान यानी कि 1976 में पेश किया गया था। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको कूट और मिलान वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहले में दिया है इंदिरावती राष्ट्रीय
उद्यान, इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये आपको छांटना है। तो इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर में। कहाँ पे है? बीजापुर पे है इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1981 में, कब? 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रख सकते हैं। सेकंड में दिया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बस्तर जिले में है, यानी कि सेकंड का हो जाएगा डी। ओके, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन नंबर सी, कोरिया जिले में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखो पहले का था बी, सेकंड का था डी, थर्ड का है सी, और उदंती सीता नदी अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है? उदंती सीता नदी अभ्यारण्य है गरियाबंद जिले में। तो चौथे का हो जाएगा ए। तो बी डी सी ए, इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया है? बी डी सी ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, ये आपको बताना है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है। बाकी सभी नदियां क्या करती है? पूर्व की ओर बहती है जनरली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिलान वाले प्रश्न आपको फिर से दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको नृत्य दिए गए हैं, सूची 2 में जनजाति या क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर में दिया गया है पंथी। पंथी के बारे में मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया था। ठीक है, क्लास वाली वीडियो अवेलेबल होंगी छत्तीसगढ़ जीएस वाली, उसमें आप लोग देखना। पंथी नृत्य सतनामी समाज द्वारा किया जाता है। ठीक है, डिटेल में अगर आपको जानना हो तो क्लास वाली वीडियोस को जरूर से वॉच करना, इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। राउत नाचा, राउत नाचा जो कि यादव समाज के द्वारा किया जाता है, जो कि बिलासपुर में 1978 से मनाया जा रहा है। कहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री मैदान में। ठीक है, तो जिसको भी नहीं पता तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गौर नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो गौर नृत्य जो है जनजातीय क्षेत्र में होता है, और कर्मा जो है आपका बस्तर का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? पहले का था बी, सेकंड का है सी, थर्ड का है डी, और चौथे का क्या हो जाएगा? ए। बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है, फिर से कोट और मिलान वाले प्रश्न है। सूची 1 में आपको नदी का नाम दिया है, सूची 2 में उनकी सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले में दिया है महानदी। महानदी जो है किसकी सहायक नदी है? महानदी जो है गंगा की सहायक नदी का नाम है। तो पहले का हो जाएगा सी। शिवनाथ नदी जो है महानदी की सहायक नदी का नाम है। देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो सेकंड का हो जाएगा बी। और इंद्रावती जो कि किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी का नाम है। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदियों में से एक है, तो थर्ड का हो जाएगा ए। और चौथा जो कि हसदेव नदी है वो की ब्राह्मणी की सहायक नदियों में से एक है, ब्राह्मी भी बोलते हैं इसको। तो चौथे का हो जाएगा डी, सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का फिर से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से था, ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इजी भी प्रश्न है। तो हरित क्रांति का संबंध कहते हैं इसमें गेहूं उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, कृषि उत्पादन से। सभी के सभी का आंसर आपको एक ही लेना है, हरित क्रांति। ओके, इसके जनक के रूप में किसको जानते हैं? एमएस स्वामीनाथन जी को। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय की योजना के दौरान इसका उद्भव हुआ था। 7वें नंबर का प्रश्न है, मिलान वाले प्रश्न है। फिर से भारत के प्रमुख आयोग का आपको मिलान करना है। तो सूची 1 में आपको आयोग दिए गए हैं, सूची 2 में उसके कार्य दिए गए हैं। ठीक है, पहले में दिया है वित्त आयोग। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? वित्तीय वितरण करना वित्त आयोग का कार्य होगा। सिंपल सी बात है, जितने भी वित्त आप यानी कि फंड प्रोवाइड होते हैं हमारे देश में विभिन्न काम के लिए, इसके कार्य किस ये कार्य जो है कौन संभालता है? वित्त आयोग संभालता है। तो पहले का हो जाएगा बी। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? चुनाव का संचालन करना, मतदाता सूची प्रदान करना, चुनाव क्षेत्र का पैमाना तैयार करना। ठीक है, तो सेकंड का हो जाएगा ए। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूपीएससी क्या करती है? भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाती है। ठीक है, थर्ड का हो जाएगा सी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है? मानव अधिकार का संरक्षण करता है। किसी भी अधिकार का आपका अगर हनन हो रहा हो तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास आप जा सकते हैं। सेकंड चौथे का हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी ए डी कहाँ पे है?
BCAD ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, संविधान के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अलग से संविधान का, आप चाहे तो वहां वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, संविधान से क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, असर्शन रीजन यानी कि कथन और कारण वाले प्रश्न आपको दिए गए हैं। कथन आपको दिया है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो क्या यह कथन सही है क्या? बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, कारण आपको दिया है, यहाँ धान का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। अब देखो धान का कटोरा क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे धान का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, तभी तो उसको धान का कटोरा कहेंगे ना, यानी कि जो चीज अधिक होगा उसी के नाम से वह क्षेत्र जाना जाता है। जिस चीज की बाहुल्यता होती है उसी चीज के बारे में वह क्षेत्र जाना जाता है। तो यह कथन में बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही सही यानी कि कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, देखो प्रश्न भले ही आपको इजी लगा हो, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इससे रिलेटेड और प्रश्न आपको देख करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। कौन कौन से स्तर होते हैं इसमें? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, जो कि 73वां संविधान संशोधन के तहत निर्धारित किया गया है। इस संशोधन भी आपको याद करना है, 73वां संविधान संशोधन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम, जनपद और जिला। कौन सी समिति कार्य कर रही है? तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति कार्य कर रही है। याद कैसे रखेंगे आप लोग? बलवंत राय मेहता, कितने शब्द हैं? बलवंत राय मेहता, 3 शब्द आपके दिए गए हैं, इसलिए यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ये मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था। ठीक है, और अशोक मेहता, अशोक मेहता कितने शब्द हो रहे हैं? 2 शब्द हो रहे हैं, इसलिए यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, और GVK राव, कितने शब्द हो रहे हैं? GVK राव, 4 शब्द हो रहे हैं, इसलिए यह 4 स्तरीय यानी कि चतुस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो पंचायती राज से, अर्थव्यवस्था से, संविधान से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सभी के सभी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर करना है तो, क्योंकि ये सभी जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 368 का संबंध होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जुड़ी होती है किससे? अनुच्छेद 368 के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज आपको दिए गए हैं और उसके क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन से क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो पहले में दिया है बैलाडीला। बैलाडीला में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? बैलाडीला में सबसे अधिक लौह अयस्क का पाया जाता है। लोहा का सबसे अधिक खदान क्षेत्र किसको बोलते हैं? बैलाडीला को बोलते हैं। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा पहला। कोरबा, कोरबा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कोरबा में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, इसीलिए कोरबा को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कोयला नगरी कौन सी है? कोरबा। ओके, ऊर्जा नगरी कौन सी है? ऊर्जा नगरी भी कोरबा को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, ज्ञानधानी किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ की ज्ञानधानी कहते हैं भिलाई को। ठीक है, क्योंकि भिलाई में क्या है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं। ठीक है, न्यायधानी किसको कहते हैं? तो न्यायधानी कहते हैं बिलासपुर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिलासपुर में उच्च न्यायालय स्थित है, जो कि आपको न्याय दिलाता है, इसलिए इसको न्यायधानी कहेंगे सिंपल सी भाषा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहते हैं? राजिम को कहते हैं। इस प्रकार से आपको बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, उपनाम के बारे में, जो कि प्रश्न आपको पूछता है। तो पहले का था पहला, दूसरे का था दूसरा। हीरापुर, हीरापुर में क्या होता है? टीन का उत्पादन अधिक होता है, और मैन पार्ट में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट और याद रखेंगे, कोरबा जिले में स्थित गेवरा खदान जो है एशिया की सबसे बड़ी खुली खदानों में से एक है। गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी खुली खदानों में से एक है। ठीक है, कोरबा जिले की, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, निम्न में से कौन सा दर्रा जो है हिमालय में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको ये नीचे में दिए गए हैं ऐसा। तो हिमालय क्षेत्र में कौन सा स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले में दिया है नाथुला। नाथुला जो है कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, जो कि हिमालय की चुम्बी घाटी में स्थित है। ठीक है, नाथुला जो है सिक्किम में स्थित, यानी कि उत्तर की ओर यह स्थित है।
खारदुंगला जो है लद्दाख में स्थित यानी कि उत्तर की ओर स्थित है। फिर से यहाँ बोमडीला कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन पालघाट कहाँ पे स्थित है? पालघाट जो कि केरल में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में यह स्थित है, ठीक है। हमको हिमालय का पूछा था, हिमालय आपका किस क्षेत्र में स्थित है? हिमालय आपका ये है, सॉरी है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। हिमालय आपका इस क्षेत्र में स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर यह स्थित है। तो हमको इसी का निकालना था। तो नाथुला, खारदुंगला और बोमडीला हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन पालघाट जो है केरल में स्थित है या पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक एवं साख नीति का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है आरबीआई की स्थापना और राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, कौन से एक्ट के तहत हुई थी? एक्ट का नाम था 1934, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता शहर में, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण और आरबीआई का स्थापना, ठीक है। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो फटाफट से, कूट वाले प्रश्न है आपको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, यहाँ पे आंदोलन का नाम दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया गया है असहयोग आंदोलन। इस यहाँ कब चालू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। तो पहले का था दूसरा, दूसरे का था तीसरा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1942 में, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा पहला। देखो डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, क्लास वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको सभी प्रश्न को, सभी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ भी प्रश्न को ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो डिटेल में अगर आपको जानना हो तो क्लास वाली वीडियोस को जरूर से वॉच करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। स्वदेशी आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में, ठीक है। 1905 में। और क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो चौथे का हो जाएगा डी, तो BCAD, यानी कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं दिया है क्या? BCAD, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है, ठीक है। जैसे कि छोटे न्यायालय, मान लो की बात है जिला कोर्ट या जिला न्यायालय ने आपको कुछ फैसला सुनाया, आप उस फैसले के संबंध में यानी कि समर्थन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उच्च न्यायालय के पास जाएंगे, ताकि वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सके, आपके साथ न्याय हुआ है कि नहीं इसका जांच कर सके। यह शक्ति जो है किसके पास होती है? यह होती है आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास, ठीक है। जिला न्यायालय के पास यह शक्ति नहीं होती है, क्योंकि जिला न्यायालय सबसे छोटे न्यायालय में आता है। जिला न्यायालय में अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ है तो आप कहाँ जाएंगे? उच्च में जाएंगे, और उच्च में भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप किसमें जाएंगे? सर्वोच्च में जाएंगे, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है, मिलान वाले प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में है। सूची 1 में जनजाति दी गई है, सूची 2 में उसके क्षेत्र दिए गए हैं। फिर से तो पहले में दिया है बिंजवाड़ जनजाति। बिंजवाड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो रायगढ़ क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? रायगढ़ क्षेत्र में बिंजवाड़ जनजाति पाई जाती है। तो पहले का हो जाएगा सी। मुरिया कहाँ पाया जाता है? मुरिया जो है वह बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो सी का हो जाएगा पहला। पहाड़ी कोरवा कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी कोरवा जो है सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है। थर्ड का हो जाएगा बी। और भद्रा, भद्रा कहाँ पाया जाता है? भद्रा आपके कोरिया जिले में पाया जाता है। तो चौथे का हो जाएगा डी, तो CABD, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा फिर से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जनजाति से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इस टॉपिक को भी आपको मिस नहीं करना है। कथन और कारण वाले प्रश्न आपको दिए हैं। कथन आपको दिया गया है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। तो क्या यह कथन सही है? क्या? बिल्कुल, संघीय यानी कि केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू है। भारत सरकार हमको जो भी ऑर्डर देता है हमको मानना पड़ता है, यह आपके संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो पहले तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण आपको दिया है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो क्या यह कथन सही है? क्या देखो, कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत में केंद्र और राज्य सूची के बीच का विभाजन क्या है? संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट कथन दिया है, लेकिन क्या यह इसका सही से एक्सप्लेनेशन दे रहा है? क्या नहीं, दोनों के दोनों अपने आप में सही है, लेकिन कारण जो है वह कथन का सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है ए का सही कारण नहीं बताता। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा। 8वीं में क्या दिया गया? 8वीं में आपको भाषा के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है, कूट आधारित छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन से नहीं है? ये आपको छांटना है। नृत्य आपको दिए गए हैं, ये पंथी, कर्मा, कथक और राउत नाचा। ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य में से एक है। ठीक है, कौन कौन से नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य नहीं है, यह हमको पहचाना था। तो पहला तो हमारा है, ठीक है, पंथी नृत्य में से एक है। सेकंड में आपको दिया है कर्मा। कर्मा जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य में से एक है। यह भी राउत नाच भी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है, लेकिन कथक जो है छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि यहाँ यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो कौन कौन सा नहीं है यह हमको छांटना था। तो ओनली 3, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है, मिलान करना है फिर से आपको। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग किस कारण से जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण यानी कि बाजार व्यवस्था को बहुत ही उच्च स्तर पर लेकर आया था, इसलिए इनको बाजार व्यवस्था के जनक या बाजार नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य क्या था? बाजार नियंत्रण। तो ए का हो जाएगा। दूसरा, शेरशाह सूरी जो कि भूमि सुधार के लिए जाना जाता है, और अकबर जो है धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो बी का हो जाएगा पहला, और सी का क्या है? तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जीके के प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न है फ्रेंड्स जीके के, बट यहाँ पे मैं मैथ्स को आपको इंक्लूड करवा रही हूँ। बाकी बचे हुए प्रश्न को मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसमें आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। चलिए मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, मिलान करना है आपको कॉलम ए का कॉलम बी से। देखो यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उसको आपको मिलान करना रहेगा। ठीक है, अब मैथ्स में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ध्यान देंगे। व्यापम के नए पैटर्न में अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बल्कि फॉर्मूला को आजकल व्यापम इसी पैटर्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। देखो लाभ दिया है आपको, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि ए का हो जाएगा दूसरा। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है उसका उल्टा, लाभ का अपोजिट होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो बी का हो जाएगा पहला। और औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, गति, गति का यानी कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ी सी आवाज आपको गूंजी हुई सुनाई दे रही हो, क्योंकि मैं दूसरी जगह पे आके वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, देखो सेकंड प्रश्न आपको दिया है, कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन आपको दिया गया है, 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर परिणाम हमेशा 0 होता है। तो क्या यह कथन सही है क्या? तो चलिए हम लोग टेस्ट करके ही देख लेते हैं, अंदाजा लगाने से बेहतर है टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या लेते हैं, मान लो कि बात 25 25 50 कुछ भी ले लीजिए। 25 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। और कुछ ले सकते हैं, 40 मान लो लेते हैं, 40 को 0 से गुणा करने पे क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। कारण आपको दिया गया है, शून्य किसी भी संख्या का गुणनफल नष्ट कर देता है, तो यह कथन भी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 आपका एक पूरा अंक दिया गया है, इसको शून्य से गुणा करने पर 25 का यहाँ पे मान को क्या कर रहा है? शून्य नष्ट कर रहा है, यानी कि अपने मान में यानी कि शून्य के बराबर ले आ रहा है। तो यह कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, और आर जो है ए का सही
व्याख्याकरण की ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है, फिर से कथन कारण वाले प्रश्न है। औसत हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच होता है, तो क्या यह कथन सही है क्या? देखो औसत क्या होता है, मान लो आपको सीरीज दी गई है 1 2 3 4 5, इसका आपको औसत निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? सबसे पहले तो पूरी संख्या को जोड़ते हैं, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इसका मान हमको औसत का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखना, सबको प्लस करने पे क्या आएगा, 5 4 9, 9 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, यानी कि 15/5 करने पे क्या आएगा, 5 दिया 15। ठीक है, 3 आ रहा है, औसत का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, औसत हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सबसे छोटी कौन सा है, सबसे छोटी है 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। सबसे बड़ी कौन सी है, 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ रहा था वैल्यू, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यानी कि पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? आपको मैथ्स में तुक्का नहीं लगाना है, मैं बार बार बोलती हूँ, मैथ्स में हमेशा सॉल्व करके देखिए। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो अब 200% आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। क्लियर है? कारण आपको दिया है, औसत संख्याओं का संतुलित मान होता है। क्या होता है? संख्याओं का संतुलित मान होता है औसत। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कथन दिया गया है, दोनों के दोनों कथन है, और आर जो है एक सही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, किसी संख्या को 25% बढ़ाने के बाद 25% घटाने पर कुल परिवर्तन क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, बेस मानते हैं। ठीक है, तो बेस हमेशा 100 आपको मानना होता है। तो 100 हमने लिख लिया, यहाँ पे 100 गुणा किया, कितने % बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है। तो 100 + 25 करेंगे तो कितना आता है, 100 + 25 करने पे 125 आता है। तो 125 और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। डिवाइड बाई 100 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे परसेंट दिया गया है, इसलिए हमने बटे में 100 कर दिया। अब इतना तो सभी को पता ही है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। और अगर आपको नहीं पता तो क्लास वाले वीडियो देखना फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 25% घटाने पर बोल रहा है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचता है, 100 में से 25 घटाने पे 75 बचता है। तो गुणे का 75/100 कर देंगे। क्लियर है? और कुछ आगे हमको नहीं बोला, इसलिए हमको यहीं तक परफॉर्म करना है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसल, 25 दिया 75, 25 चौक 100 हो गया। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं। तो 125 × 3 डिवाइडेड बाई 4, 125 × 3 कितना आता है, 375 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पे पूरा हमारा बन के आएगा। कैंसिल करेंगे उसके बाद में 93.75। अब क्या यह हमारा आंसर है क्या? नहीं, यह हमारा आंसर नहीं है। तो फिर आंसर है क्या? आंसर है हमारा जो बेस नंबर है, यहाँ पे 100 हमारा बेस नंबर था, इसमें से आपको इस 93.75 को घटाना पड़ेगा। तो 100 - 93.75 करेंगे तो कितना आता है, 6.25। आप लोग घटा करके देखना, 6.25 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 0 तो कैंसिल हो गया, 12.5 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या है, बी और सी में बचा है 6.25% की वृद्धि और 6.25% की कमी। तो हमको वृद्धि वाला आंसर लेना है कि कमी वाला? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 93.75 आया है, जो कि क्या है, बेस नंबर से कम है। हमेशा आपको बेस नंबर से कंपेयर करना रहेगा। तो बेस नंबर से कम है, यानी कि 93.75 दिया है, इसीलिए 6.25% की कमी है। समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? अगर यही वैल्यू हमारा आया रहता, मान लो की बात है, ये 93.75 की जगह अगर मान लो आया था हमारा 104.25, ऐसे कुछ भी आ रहा था, 100 से ऊपर रहता, तो हम क्या करते, 4.25% की वृद्धि हो रही है ये मान करके चलते। क्यों? क्योंकि बेस हमेशा हमको 100 के हिसाब से ही आंसर लगाना रहेगा। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए उम्मीद करती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपके लिए फिर क्लास वाले वीडियोस है, जिसमें मैंने एकदम बारीकी से डिटेल में आपको हर चीज को समझाया है। ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी आपको बताना है। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति या औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय।
ठीक है। अब कुल दूरी कितना दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 10 किलोमीटर है और यहाँ पर भी 10 किलोमीटर है, तो 10 + 10 हमारा कुल दूरी हो गया। अब यहाँ पे कुल समय, समय कहीं पर भी आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है हमको समय, लेकिन हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे दूरी दिख रहा है और यहाँ पे चाल दिख रहा है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये हमारा समय होता है। तो देखो दूरी 1 कैसे निकालेंगे? दूरी 1 को मैं यहाँ पे d1 लिख देती हूँ, दूरी 2 को यहाँ पे d2 लिख देती हूँ। तो दूरी 1 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखना, दूरी 1 यहाँ पे कैसे निकालेंगे? दूरी 1 हमको ऑलरेडी दिया गया है 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई चाल कितना दिया गया है? चाल दिया हमको 5 दिया गया है, तो ये है 5। तो दूरी 1 का यहाँ पे क्या निकल गया? जगह का थोड़ा सा कमी है, कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे देखते हैं पहले। 10 + 10 कितना हुआ है? 10 + 10 20 हो गया है, डिवाइडेड बाई दूरी 1 का कितना आ गया यहाँ पे? 10/5 प्लस दूरी 2 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया गया है 10 डिवाइडेड बाई चाल क्या दिया है? 10 दिया है, तो 10/10 10/10, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह की कमी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग एक बार सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। देखो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुपात और समानुपात, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका अंतर 56 दिया गया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे अनुपात में आपको संख्या दिया गया है, इसको इंडिविजुअल नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट यानी कि गुणांक x से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। गुणांक x से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? पहली संख्या क्या प्राप्त होगी? यहाँ पे 3 गुणा x, यहाँ पे 3 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या मिल करके आएगी? 5 गुणा x, 5 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा? 5x। ये तो एकदम सिंपल था, ठीक है। ये गुणा बस करना था आपको, इतना तो आप सभी को पता है। अब क्या बोल रहा है? उनका अंतर जो है 56 है बोल रहा है, यानी कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या का अंतर कितना दिया गया है? 56। तो 5x माइनस पहली संख्या क्या है? 3x है, तो 5x माइनस 3x बराबर 56 है। 5 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा? 2x, 2x बराबर 56 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 56/2, 2 × 2 और ये 2 × 8 = 16 यानी कि 28। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 28। हमको बोला क्या गया है? क्वेश्चन हमको बोला है कि बड़ी संख्या का आपको वैल्यू निकालना है। तो बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे देखो पहली संख्या है 5x, दूसरी संख्या है आपको 3x, ठीक है। तो बड़ी कौन सी है? 5x आपकी बड़ी, यानी कि दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो 5 गुणा x दिया गया है, तो 5 गुणा x का वैल्यू कितना है? 28 है। 5 गुणा 28 करने पे 140 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको छोटी संख्या का वैल्यू पूछा रहता तो छोटी कौन सी है? 3x है, तो 3 गुणा 28 करते, 8 या 24 यानी कि 84 हमारा आंसर हो जाता। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिविजुअल नंबर आपको बनाना रहेगा। जो भी आपको बोला है, अंतर बोला है तो हमने अंतर कर दिया। कभी कभी जोड़ बोला रहता है कि दोनों का प्लस आपका इतना नंबर है, ऐसे करके। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको काम करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेते हैं, एक और प्रश्न दिया गया है, यदि x अनुपात y बराबर 4:7 है और x + y बराबर 132 है तो y का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे x अनुपात y बराबर 4:7 है, तो फिर से हम लोग कोफिशिएंट मान लो a का गुणा करते हैं, ठीक है। a b c d कुछ भी क्या आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 4a हो गया। y का वैल्यू कितना निकल के आया? y का वैल्यू 7a निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं ये वाला इक्वेशन जो हमको दिया गया है, x की जगह में 4a पुट करते हैं प्लस y की जगह में 7a पुट करते हैं, बराबर 132, ठीक है। 7 4 कितना हो गया? 7 4 11, a बराबर 132 हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 132 बराबर बटे 11। a का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 11 × 11, ये है 11 × 11 22, यानी कि a का वैल्यू हमको 12 मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको फटाफट करवा रही हूँ, जल्दी लग रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। a का वैल्यू हमारा 12 निकल के आया। हमको पूछा क्या है? y का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 4 × a का यहाँ पे 12 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 12 आपको पुट करना रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 × 12, 12 चौक कितना होता है? 12 चौक होता है 48, यानी कि x का वैल्यू आया 48 और y का वैल्यू हमको पूछा गया था, तो y का बराबर कितना है? 7 × a है, तो 7 × 12, 12 सत्ते कितना होते हैं? 12 सत्ते 84, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे कोफिशिएंट जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था वैसे ही x का गुणा करना रहेगा। जो भी आपको बोला गया है यहाँ पे, हमको पहले में जैसे कि माइनस का बोला गया था, इसमें प्लस का बोला है, इसलिए हमने वैसे ही परफॉर्म कर दिया था, ठीक है। प्रश्न आपको पूछता है, इस प्रकार का पूछता है और नए पैटर्न में आजकल इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपको मिलान वाले प्रश्न के रूप में दिया गया है। जैसे कि क्यूब यानी कि घन का आयतन कितना होता है, ए का क्यूब होता है। ठीक है, सिंपल से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये प्रश्न अगर आपने नहीं देखा है इसका मतलब आपने व्यापम का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, क्योंकि ये प्रश्न व्यापम में आजकल बहुत ही रिपीट हो रहा है फॉर्मूला वाले। ठीक है, स्फीयर यानी कि गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन यानी कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला का खेल है जो कि आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकते हैं और माइनस भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से देख करके जाना। बाकी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूला वाले प्रश्न दिए गए हैं जो कि मैं अभी फिलहाल नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी टाइम की कमी है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आजकल कूट वाले प्रश्न में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बार बार बोल रही हूँ, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट है। ठीक है, और आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम में ही आपको ये सारे पीडीएफ मिलेंगे फ्री में, और पीडीएफ के अंत में लास्ट में आपको आंसर भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर से ज्वाइन करेंगे आप लोग। और देख लेते हैं फिलहाल इस प्रश्न को। 3 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे आपको बताना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का, m1d1 डिवाइडेड बाई w1 बराबर m2d2 डिवाइडेड बाई w2 होता है। m1 बराबर क्या दिया गया है, 3 व्यक्ति, तो 3 हमने पुट कर दिया, गुणा कितने दिन पूरा करते हैं 12 दिनों में, तो गुणा 12 कर दिया। w1 के यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है तो हमने फिलहाल 1 रख दिया, बराबर m2 कितना दिया है 6 दिया गया है तो हमने 6 रख दिया। कितने दिन में बोला गया है तो d2 हमको निकालना है। बस यहाँ पे फॉर्मूला का खेल था। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, d2 का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे एक बार। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको दिए गए हैं, आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला प्रश्न भी व्यापम बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है। इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। यदि x + 1/x बराबर 5 है, x² + 1/x² का मान आपको क्या होगा ये निकालना है। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, x + 1/x बराबर 5। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे पता चला कि यहाँ पे स्क्वायर करना है करके, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में देखिए x² + 1/x² दिया गया है। अगर यहाँ क्यूब होता x³ + 1/x³ का मान आपको निकालना है करके, तो हम क्या करते डायरेक्टली क्यूब का फॉर्मूला लगाते। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये हमने स्क्वायर कर दिया। अब आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पूरा पूरा x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब यहाँ पे कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल, पूरा पूरा क्या बना x² + 1/x² प्लस 2 बराबर क्या दिया गया है 25 दिया गया है। इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा x² + 1/x²। ठीक है, बराबर 25 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 23। और हमको एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा क्या गया था, x² + 1/x² का मान हमको निकालना था। तो बस इसका मान कितना निकल के आ गया, 23 निकल के इसका मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 18 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और भी प्रश्न दिया गया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सारे के सारे प्रश्न जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेगा टेस्ट ऑलरेडी 5 अपलोड हो चुके हैं, उसको भी वॉच कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।